हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग संसद पढ़ रहे हैं और संसद में हम लोगों ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधायिका, कार्यपालिका और राज्यसभा तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम संसद का बहुत ही एक महत्वपूर्ण सदन है जिसका नाम है लोकसभा, इसको हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ से परीक्षा में आप देखेंगे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। कहाँ कहाँ से किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सब पर आज चर्चा करने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण चीजें लिखी हुई हैं, बाकी हम आपको यहाँ पर सब डिक्टेट करेंगे, आपको पूरा इलाबोरेट करेंगे, बताएंगे कि कैसे कैसे होता है। सारी चीजें आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, इसलिए मेरे साथ आप बने रहिए, पूरे लेक्चर में देखते रहिए। और दूसरी चीज है कि आप लोग डाउनलोड कर रहे हैं, मुझे पता है कि डाउनलोड करके आप लोग रख लेते हैं, है ना, ऑनलाइन नहीं देखते हैं। लेकिन मेरा वही सुझाव आपसे है कि अगर आप एक बार भी क्लिक कर देंगे, ठीक है, आप भले ही डाउनलोड कर लें, वो तो आपकी इच्छा है, आप तो वैसे ही जो है मानने वाले हैं नहीं। ठीक है, चूंकि हमारे आप प्रिय शिष्य हैं, इसलिए तो हम भी अगर आपके प्रिय गुरुजी हैं तो मेरी बात भी थोड़ा सा मान लीजिए कि एक बार उस पर क्लिक कर दिया करिए ताकि वो जो है प्ले हो जाए। ठीक है, प्ले होने से क्या होता है, एक व्यू हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि कितने लोगों तक वीडियो पहुंच रहा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप ध्यान रखेंगे और डाउनलोड करने से पहले उसको एक बार आप क्लिक जरूर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि अच्छा होने वाला आपको पता ही है। तो लोकसभा, ठीक है, सबसे पहली बात तो लोकसभा क्या होता है, एक अस्थायी सदन है। ठीक है, जबकि हमने राज्यसभा पढ़ा था तो राज्यसभा कैसा सदन था, ये स्थायी सदन था राज्यसभा, और ये अस्थायी सदन है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, दूसरी चीज जो लोकसभा की संरचना है, यानी कि लोकसभा उसमें बताई गई है कि एक लोकसभा होगी। आर्टिकल 81 अनुच्छेद 81 में बताया गया है कि एक जो है भारत की लोकसभा यानी संसद का एक सदन लोकसभा भी होगा, उसकी संरचना कैसी होगी ये अनुच्छेद 81 में बताया गया है। ये संसद का प्रथम सदन है, या इसको हम निम्न सदन भी कहते हैं। ठीक है, जो प्रथम सदन है वो लोकसभा है, द्वितीय सदन राज्यसभा होती है। प्रथम सदन को निम्न सदन भी कहा जाता है और द्वितीय सदन को राज्यसभा भी कहा जाता है, या उच्च सदन भी कहा जाता है राज्यसभा को। ठीक है, और जो लोकसभा की जब जो प्रथम बैठक होती है उसमें सभी लोकसभा के सदस्य मिल करके अपने में से ही एक सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष चुनते हैं और एक सदस्य को लोकसभा का उपाध्यक्ष चुनते हैं। ठीक है, यानी जितने भी सदस्य निर्वाचित होकर के जाते हैं सामूहिक रूप से एक व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष और एक व्यक्ति को लोकसभा उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। ठीक है, ये प्रक्रिया कैसे चयन की प्रक्रिया होती है, कैसे लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है, उपाध्यक्ष कैसे चुना जाता है, ये आपको हम इसके अगले वाले लेक्चर में बताएंगे, जहां पर आपको हम लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में पढ़ाएंगे। वहां पूरा विस्तार से आपको हम इसके चयन की प्रक्रिया बताएंगे। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है ये बात भी आपको पूरी बताएंगे, सब कुछ वहां पर आपको विस्तार से हम समझाएंगे। और जो लोकसभा की संरचना है वो सबसे पहले इसका गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 को। ठीक है, ये पीसी भी आपको बता चुके हैं कि 17 अप्रैल 1952 को सबसे पहले लोकसभा अस्तित्व में आई थी। अब लोकसभा का सदस्य होने के लिए जो सदस्य हैं उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, वो उनकी जो है, जैसे हम लोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्य थे उनकी योग्यता हमने पढ़ी थी, तो इसी प्रकार लोकसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए इस पर भी बात करनी होगी। तो पहली चीज तो है भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी चीज है ये 25 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, जबकि राज्यसभा में कितना था, 30 वर्ष था, यानी कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की उम्र पूरी कर ली हो या 30 वर्ष से अधिक का हो, जबकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो या इससे अधिक आयु का होना चाहिए। और उस दौरान यानी जब वो चुनाव लड़ रहा है, निर्वाचित हो रहा है, तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और वह पागल, दिवालिया या फिर मानसिक रूप से विक्षिप्त या रोगी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे इसका निर्वाचन कैसे होगा। ठीक है, अच्छा, इसमें एक सदस्यों की योग्यता में एक शर्त और है कि जो जमानत राशि है, यानी जो चुनाव लड़ रहा है तो उसे जो है एक जमानत राशि भी जमा करनी होगी, और वो है जो सामान्य वर्ग के लिए है वो 25,000 रुपए, और जो SC ST यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनको
12,500 रुपए जमानत राशि के रूप में जमा करना होगा। और ये जमानत राशि वापस हो जाती है, ऐसा नहीं है, ठीक है, बाद में वापस हो जाती है। लेकिन अगर कुल वैध पड़े मतों का 1/6 प्राप्त नहीं होता है तो यह जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। यानी कि कुल जो मत पड़े हैं उसमें से कम प्रत्याशी को 1/6 मत प्राप्त होने चाहिए। अगर इससे कम मत प्राप्त होते हैं तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती, वापस नहीं मिलती है, ठीक है। अब देखिए इनका निर्वाचन कैसे होता है, कैसे इनकी जो है निर्वाचित की जाते हैं। तो निर्वाचन होता है वयस्क मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान के द्वारा। यानी कि जो व्यक्ति वयस्क है वो मतदान करता है, यानी कि इनके जो चुनाव की प्रक्रिया है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ये चुने जाते हैं। यानी कि इसमें जनता वोट करती है, यानी कि हम लोग वोट करते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा कि जो है सांसदीय के चुनाव हो रहे हैं, एमपी के चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। अभी हाल ही में जो है 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं 2019 में। मैं उस पर वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिए। 17वीं लोकसभा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी, कैसे कैसे चुनाव प्रक्रिया हुई है, कौन जीता कौन हारा है, कहां पर कितनी सीटें हैं, सारा मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया है। वीडियो पड़ा होगा, आप देख लीजिएगा। तो गुप्त मतदान होता है, हम लोग वहां जाते हैं मतदान केंद्र पर और वोट डाल के जो है चले आते हैं। अब तो ईवीएम का इस्तेमाल होने लगा है तो बटन दबाते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, गुप्त मतदान है, जहां पर जो है एक वयस्क जो मतदाता है वो वोट डालता है। और जो मतदान की आयु है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले मतदान की आयु 21 वर्ष हुआ करती है। यानी कि अगर आप 21 वर्ष के हैं तो आप वोट डालने के अधिकारी हैं, ठीक है। लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा यह तय किया गया है कि इसकी आयु को घटा करके अब 18 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है। अब अगर आप 18 वर्ष के हैं तो आप क्या हैं, वयस्क हैं, आप भारत के मतदाता हैं और आप वोट डालने के अधिकारी हैं, ठीक है। और इससे पहले ये थी 21 वर्ष, यानी कि 1989 से पहले 21 वर्ष के अगर आप हैं तभी आप वयस्क हैं और मतदाता हैं। इसके बाद इसमें जो सिस्टम होता है, यानी कि उनका निर्वाचन कैसे होता है, तो एक प्रक्रिया होती है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। जैसे आपने वहां पर देखा था राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जब चुनाव हो रहा था तो आपने देखा था कि जो चुनाव की प्रक्रिया है या प्रणाली है वो थी आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। उस वाली प्रक्रिया में क्या था, उस वाली में ये था कि 50+1 ये जो था ना, यानी कि कुल वैध पड़े मत जो भी वैध पड़े मत हैं डिवाइडेड बाय 2+1, यानी कि 50% + 1, यानी कि 51% आपको वोट प्राप्त होने चाहिए, तभी आप उस पद पर निर्वाचित हो सकते हैं। लेकिन ये बात यहाँ पर लागू नहीं होती। यहाँ पर कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया गया है कि इतने वोट या इतने % वोट आपको प्राप्त होने चाहिए तभी आप विजयी घोषित किए जाएंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जितने भी कुल वैध मत पड़े हैं और इसमें से जिस प्रत्याशी को सबसे ज्यादा मत मिले होंगे वही विजेता घोषित किया जाएगा, ठीक है। यानी मान लो 100 मत पड़े हैं, किसी व्यक्ति को 30 मिले हैं, मान लो किसी को 100 पड़े हैं, किसी को 60, किसी को 40, किसी को 50, किसी को 30 इस तरह मिले, ठीक है। तो जो सर्वाधिक मत प्राप्त करता होगा उसी को घोषित किया जाएगा। उसने चाहे जितने % मत प्राप्त किए हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी, ठीक है। तो इसी कहा जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसके आधार पर जो संबंधित व्यक्ति है वो निर्वाचित हो जाता है। इसके अलावा शपथ, जब वो निर्वाचित हो गया है तो क्या शपथ लेगा, ठीक है। तो जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं उनको प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाता है, ठीक है। देखिए स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर में यहाँ पर अंतर है। प्रोटेम स्पीकर वो होता है कि जब जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वो निर्वाचित हो गए हैं, विजयी घोषित हो गए हैं, लेकिन अभी वो संसद के सदस्य नहीं बने हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। चुनाव हो गया है, वोटिंग हो गई है और वोट खुल भी चुके हैं, ठीक है, यानी कि मतगणना भी हो गई है और घोषित हो गया है कि फला प्रत्याशी फला लोकसभा सीट से विजयी घोषित किया गया, ठीक। लेकिन ध्यान रखना है वो विजयी तो हो गया है, निर्वाचित हो गया है, जनता ने निर्वाचित कर दिया है, लेकिन अभी वो संसद का सदस्य नहीं बना है। जब तक वो शपथ नहीं ले लेता है,
जो शपथ का प्रारूप है, जब तक वो शपथ नहीं ले लेता है तब तक वो संसद का सदस्य नहीं माना जाएगा, यानी तब तक वो सांसद नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो उसको शपथ दिलाने के लिए संसद में क्या मीटिंग होती है, सब जो भी निर्वाचित सांसद होते हैं, जो भी सदस्य होते हैं वो वहां पर इकट्ठे होते हैं, तो उन सब में से सामूहिक रूप से वही लोग जो अपने में सबसे वरिष्ठ होता है, ठीक है, अब उनको शपथ कौन दिलाए, ठीक है, क्योंकि इनको शपथ राष्ट्रपति तो दिलाता नहीं है, ठीक है, इनको जो है शपथ कौन दिलाए, तो उसके लिए ये लोग अपने में से ही सबसे एक वरिष्ठ व्यक्ति को क्या चुनते हैं, स्पीकर चुनते हैं, और उसे कहा जाता है प्रोटेम स्पीकर। और यही प्रोटेम स्पीकर उन नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है, तब जाकर के वो संसद के सदस्य बन जाते हैं। ठीक है, और जब वो संसद के सदस्य बन जाते हैं, सभी शपथ ले लेते हैं, तब वही अपने में से एक व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में और एक व्यक्ति उपाध्यक्ष के रूप में चुनते हैं, जिसे कहा जाता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। ठीक है, तो स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर में अंतर है। स्पीकर जो होता है वो हमेशा परमानेंट होता है, 5 साल के लिए होता है, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष जिसको कहा जाता है, और प्रोटेम स्पीकर सिर्फ वो होता है जो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने का काम करता है, जो कि उन्हीं में से एक वरिष्ठ सदस्य को चुना जाता है। ये था प्रोटेम स्पीकर, तो ये सबको सदस्य दिलाएगा, सॉरी शपथ दिलाएगा। अब हम बात करते हैं कि लोकसभा में सीटें कितनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में लोकसभा में 552 सीटें हैं टोटल मिलाकर के, ठीक है, और जब संविधान का निर्माण हुआ था, जो मूल संविधान था, उसमें सीटें थी आपकी 500। ठीक है, ये परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि मूल संविधान में कितनी सीटें थी, ठीक है, फिर ये सीटें बढ़ाई, 525 हुई, फिर 550 हो गई, फिर 52 हो गई, ठीक, इस तरीके से जो है बढ़ाएंगे। तो मूल संविधान में 500 सीटें थी, वर्तमान में कुल सीटें 552 है। कैसे 552 है? 530 सीटें तो जो राज्यों से आई हैं, यानी कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं, ठीक है, जो विभिन्न राज्य हैं वहां पर लोकसभा सीटें हैं, जैसे कि यूपी में 80 है, ठीक है। ऐसे में भी इस लेक्चर के बाद क्या करेंगे कि राज्यसभा में किस राज्य की कितनी सीटें हैं और लोकसभा में किस राज्य की कितनी सीटें हैं, इस पर एक वीडियो आपको हम दे देंगे। यहां से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए कभी कभी क्रम लगाने को पूछ दिया जाता है, तो कभी कभी मैचिंग दे दी जाती है, ठीक है, ये आपको हम बताएंगे अगले वाले वीडियो में। और जो 20 सदस्य हैं वो आते हैं संघ राज्यों के प्रतिनिधि, यानी जो हमारे 7 या 8 जो भी संघ शासित हैं, ठीक है, मतलब अब तो खैर 8 हो गए हैं, है ना, तो जो 20 सदस्य हैं वो आते हैं संघ राज्यों से, ठीक है, और 2 सदस्य यहां पर राष्ट्रपति मनोनीत करता है, वो होते हैं आंग्ल भारतीय समुदाय, यानी कि एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और ये आर्टिकल बहुत पूछा जाता है, किस अनुच्छेद के तहत, तो याद रखिए अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय व्यक्तियों का मनोनयन करता है, ठीक है, और 530 राज्यों से 20 संघ राज्यों से हो गए 530, 50, 52 हो गए, ठीक है। अब देखिए जो वर्तमान में लोकसभा है उसमें कितने सदस्य हैं, उसमें सदस्य है 545, ठीक है, जो वर्तमान में लोकसभा चल रही है उसमें 545 सदस्य हैं, ठीक है। तो 545 कहां से आए ये भी देख लीजिए, 530 तो राज्यों से आ गए, ठीक है, और जो 13 सदस्य हैं वो कहां से आ गए, जो हमारे संघ राज्य हैं, यानी जो हमारे 7 संघ राज्य हैं, तो वहां से कितने आ सकते हैं, अधिकतम 20 आ सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 13 सदस्य हैं। जिन 13 में से जो 7 सदस्य हैं वो दिल्ली विधानसभा से हैं, और जो 6 हैं वो अन्य जो 6 राज्य हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और जो जितने भी हैं, तो वहां से जो है एक एक सदस्य चुना गया, यानी कि इस प्रकार देखेंगे आप 7 दिल्ली के और 6 अन्य संघ राज्यों के, कुल मिलाकर के 13 सदस्य हो गए हैं संघ राज्यों से वर्तमान में, और 2 कौन से, एंग्लो इंडियन, ठीक है। तो ये मिलाकर के हो जाएंगे आपके 545 सदस्य हो जाएंगे वर्तमान में, ठीक है, अधिकतम 552, वर्तमान में 545, मूल संविधान में 500, ठीक है, ये है पूरी सीटों की संख्या। अब इसमें से जो 552 सीटें हैं, इसमें से जो 84 सीटें हैं वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दी गई हैं, और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कर दी गई हैं, ठीक है, और ये बात कही गई है आर्टिकल 330 में, ठीक है। बहुत पूछा जाता है कि
SC ST के लिए जो आरक्षित सीटें हैं किस अनुच्छेद बताई गई हैं, तो अनुच्छेद है 330, एंग्लो इंडियन 331 लगे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। और संविधान में एक संशोधन किया गया है वर्ष 2001 में, जिसको 84वां संविधान संशोधन कहा जाता है। और इसमें अब ये प्रावधान कर दिया गया है कि वर्ष 2026 तक सीटों की संख्या अपरिवर्तित रहेगी, यानी कि जो सीटें अभी हैं 552, ये वर्ष 2026 तक इतनी ही सीटें रहेंगी, ना घटेंगी ना बढ़ेंगी। और जो सीटें ये हैं, ये किस आधार पर है, इन सीटों का जो निर्धारण किया गया है वो वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों का निर्धारण किया गया है, ठीक है। और 2026 तक सीटें इतनी रहेंगी, परिवर्तित नहीं होंगी। तो ये दोनों जो है ये याद रखिएगा कि 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों की संख्या निर्धारित की गई है और ये संख्या 2026 तक यथावत रहेगी, परिवर्तित नहीं होगी, क्योंकि ये एक संविधान संशोधन कर दिया गया, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड और भी काफी चीजें हैं, तो हम जब आपको परिसीमन आयोग पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको पूरा बताएंगे कि कैसे कैसे इन चीजों का निर्धारण होता है। परिसीमन आयोग क्या होता है, किसी क्षेत्र का विस्तार या उसमें कटौती कैसे की जाती है, क्षेत्रों में जो उनका जो राज्य सीमा है या जो क्षेत्र की सीमा है उसमें परिवर्तन कैसे किया जाता है, ये आपको हम परिसीमन आयोग में पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। तो ये थी बात सीटों की संख्या की, कितनी सीटें हैं। अब देखिए, अब कोई व्यक्ति अगर जो है संसद का सदस्य चुन लिया जाता है तो किन किन आधार पर वह उसके जो है निर्भरता है कि उसको जो है संसद का सदस्य बनने से रोका जा सकता है या हटाया जा सकता है, या जो अपने कार्यकाल से पूर्व भी अपने पद से हट सकता है। अर्थात निर्भरताओं की बात करेंगे, ये तो थी अहर्ता, अब बात करेंगे निर्भरताओं की। तो पहली चीज तो यह है कि दल बदल के आधार पर, 10वीं सूची मैंने आपको बताया था कि दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति को निर्भर घोषित किया जा सकता है। और यानी कि उसने दल बदल अगर किया है कि चुनाव किसी और पार्टी से लड़ा है, बाद में किसी और दल में शामिल हो गया है, ठीक है, तो इसके जो क्राइटेरिया है कि किन किन क्राइटेरिया पर होता है और उनका जब निपटारा होगा, यानी जब ये विवाद बनेगा इस आधार पर, तो जब इनका निपटारा होगा तो इनका निपटारा या तो लोकसभा अध्यक्ष यानी लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष करेगा और राज्यसभा में उसका सभापति करेगा अर्थात उपराष्ट्रपति करेगा। लेकिन इसका निपटारा यानी दल बदल आधार पर जो भी विवाद है इसका निपटारा राष्ट्रपति को करने का अधिकार नहीं है, ध्यान रखना है। विवाद का निपटारा राष्ट्रपति नहीं करेगा, कौन करेगा, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष करेगा और राज्यसभा में सभापति करेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी, दोहरी सदस्यता के आधार पर भी किसी व्यक्ति को निर्भर घोषित किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों से यानी लोकसभा और राज्यसभा से भी अगर चयनित हुआ है, ठीक है, यानी कि 2 पद उसके पास हैं, तो उसे एक पद कोई भी छोड़ना होगा। और ये घोषणा उसको 10 दिन में, यानी कि जिस दिन उसने दूसरे सदन का चुनाव जीता है तो उसके 10 दिन के अंदर ये सूचना देनी होगी कि वह किस सदन का सदस्य रहना चाहता है और किस सदन की सदस्यता को छोड़ना चाहता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य है और अगर वो संसद का सदस्य बन जाता है, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बन जाता है और वहां की सदस्यता ग्रहण कर लेता है, तो उसे 14 दिन के अंदर बताना होता है कि वह अब राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं रहेगा। अगर वह नहीं बताता है तो उसके राज्य विधानमंडल का पद रिक्त मान लिया जाता है, यानी उसने छोड़ दिया है। और अगर कोई व्यक्ति एक ही चुनाव में 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ता है और वह दोनों पर विजयी होता है, यानी दोनों पर निर्वाचित हो जाता है, तो उसे अपनी स्वेच्छा से एक सीट पर जो है पदत्याग करना होगा, एक सीट के लिए त्यागपत्र देना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो जो है उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। तो इस आधार पर अगर उसके पास दोहरी सदस्यता है तो इन आधारों पर उसे निर्भर यानी कि अहर घोषित किया जा सकता है कि उसके लायक जो आप नहीं है, आपकी अहर्ता खत्म हो गई है, आप संसद के सदस्य नहीं रह सकते हैं। दूसरी चीज, अगर कोई व्यक्ति चाहे तो अपने समय से पहले भी त्याग पत्र के द्वारा अपने पद को खाली कर सकता है, पदत्याग कर सकता है। तो त्याग पत्र द्वारा किसको देगा, लोकसभा अध्यक्ष को देगा या फिर सभापति को देगा, ठीक है। यानी कि ये राष्ट्रपति को त्याग पत्र नहीं देते हैं और अध्यक्ष जो है उसका त्याग पत्र एक्सेप्ट यानी कि
मतलब संस्तुति दे भी सकता है, एक्सेप्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ये उसकी स्वेच्छा पर डिपेंड करता है कि वो आपका जो है त्यागपत्र स्वीकार करता है कि नहीं करता है। और अगर कोई व्यक्ति लगातार 60 दिन तक संसद की कार्यवाही से या सदन की कार्यवाही से अनुपस्थित रहता है तो मान लिया जाता है कि उसने जो है अपने पद को त्याग दिया है या वो उसका सदस्य नहीं रहा, वो जो है निर्हर मान लिया जाता है कि अब वो इस पद के लिए अर्ह नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक शर्त दी गई है, स्थगन या सत्रावसान के समय, ठीक है, यानी जो स्थगन और सत्रावसान होते हैं आगे हम आपको बताने वाले हैं, यहां बताएंगे आपको। ठीक है, तो जो स्थगन प्रस्ताव या संसद स्थगित हो गई है या सदन स्थगित हो गया है या सत्रावसान हो गया है, और ये स्थगन या सत्रावसान अगर 4 दिन से अधिक का रहा है तो ये अवधि इसके में इस 60 दिन में नहीं जोड़ी जाएगी। अगर 4 दिन से कम का स्थगन या सत्रावसान रहा है तो ये अवधि इसमें जुड़ेगी। अगर 4 दिन से अधिक का रहा है तो ये अवधि इसमें नहीं जोड़ी जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 60 दिन आपको पता ही होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कार्यकाल की, कि जो संसद के सदस्य होते हैं या लोकसभा का सदस्य होगा उसका कार्यकाल कितना होता है। तो कार्यकाल सामान्यतः होता है 5 वर्ष का। ठीक है, लेकिन वह 5 वर्ष से भी पद को त्याग सकता है। कैसे, मैंने बताया त्याग पत्र द्वारा, और ये चीजों के आधार पर उसको 5 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है या वो स्वयं भी हट सकता है। ठीक है, दूसरी चीज मैंने आपको पीछे बताया था कि राज्यसभा का ऐसा सदन है, उच्च सदन है, स्थायी सदन है, भंग नहीं हो सकता है। लेकिन लोकसभा निम्न सदन है, अस्थायी सदन है, भंग हो सकता है, इसका विघटन हो सकता है, इसको भंग किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि लोकसभा का अपने समय से पूर्व यानी कि 5 वर्ष से पहले भी भंग हो सकता है, लोकसभा का विघटन हो सकता है। कौन करेगा? ये प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वह विधानसभा का विघटन या विधानसभा को भंग भी कर सकता है। ठीक है, और राज्यसभा के कार्यकाल में वृद्धि भी हो सकती है। अभी आपको पता होना चाहिए, राज्यसभा के लोकसभा, राज्यसभा हम लोग पढ़ चुके हैं, लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि भी हो सकती है और ये आपातकाल के समय वृद्धि हो सकती है। ठीक है, कैसे हो सकती है? इसमें क्या होगा, संसद विधि द्वारा यानी कि कानून के द्वारा एक कानून बनाएगी और इस वृद्धि को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। ठीक है, यानी कि अगर मान लो आपातकाल लग गया, जैसे कि आपको पता है कि 75-76 में लगा था, है ना, कांग्रेस की सरकार थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी का शासन था, प्रधानमंत्री थी। ठीक है, तो उस दौरान लगा था तो ये कार्यकाल बढ़ाया भी गया था। ठीक है, तो संसद विधि द्वारा 1 वर्ष में अधिकतम 1 वर्ष के लिए, एक बार में, यानी कि एक बार में 1 वर्ष के लिए इसको बढ़ा सकती है। ठीक है, और ये कई बार बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये चीजें कई बार बढ़ा सकती हैं, यानी कि जब तक जो है आपातकाल लागू रहता है तब तक ये बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और अगर आपातकाल समाप्त हो गया, ठीक है, मान लो आपातकाल खत्म हो गया है, तो फिर इसको 6 माह से अधिक का विस्तार नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, यानी कि 6 माह से अधिक ये नहीं रह सकता है। विदिन 6 मंथ आपको लोकसभा के चुनाव कराने ही होंगे। ठीक है, तो संसद विधि द्वारा कानून बनाकर एक बार में 1 वर्ष से अधिक तक ये नहीं बढ़ा पाएगी। हाँ, एक वर्ष करके कई बार बढ़ा सकती है, लेकिन 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ेगा। और जब आपातकाल समाप्त होगा तो ये 6 माह से अधिक विस्तार नहीं होगा, 6 माह के अंदर चुनाव कराने होंगे। ध्यान आपको ये देना है कि जब 1976 में इसका कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया था, वो भी 1 साल करके, 1 वर्ष करके 2 बार बढ़ाया गया था। ठीक है, ध्यान रखना आपको, कब? 1976 में। और जो लोकसभा की बैठक होती है उसकी समाप्ति किन किन तरीकों से हो सकती है? ठीक है, यानी जो लोकसभा का सत्र आहूत किया जाता है उसको हम किन किन तरीकों से स्थगित कर सकते हैं या उसको जो है बंद हो सकता है या सत्रावास हो सकता है। तो 3 यहाँ पर प्रक्रिया है, स्थगन, सत्रावसान और विघटन। ठीक है, यानी कि लोकसभा के सत्र की समाप्ति किस किस तरीके से हो सकती है? स्थगन के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा और विघटन के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर इन तीनों चीजों को आप ब्रीफ में थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, स्थगन का मतलब ये होता है कि जैसे लोकसभा की कार्यवाही चल रही है, ठीक है, और मान लो लोकसभा में हंगामा हो गया, है ना,
मतलब किसी चीज को लेकर के मतभेद हो गया है ना, कुर्सी उर्सी फेंकने लगे, मतलब एकदम बहुत हल्ला होने लगा, तो लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है कि कार्यवाही 2 घंटे के लिए स्थगित कर दी, कार्यवाही 4 घंटे के लिए स्थगित कर दी है, या जो है लोकसभा 2 दिन के लिए स्थगित है, 4 दिन के लिए या सप्ताह भर के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्थगन है, किसके द्वारा किया जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा स्थगन किया जाता है। दूसरा है सत्रावसान। अब देखिए सत्रावसान को ऐसे समझिए कि जो संसद के सत्र होते हैं वो 3 सत्र होते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक होता है बजट सत्र जो फरवरी से मई तक चलता है, दूसरा होता है मानसून सत्र जो जुलाई से सितंबर तक चलता है, और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र जो नवंबर से दिसंबर तक चलता है। ये संसद के 3 सत्र होते हैं जो कि लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी चलते हैं, ठीक है। अब जब ये सत्र खत्म हो गया है, ठीक है, तो इसके अंतिम दिन यानी जो सब सत्र खत्म होने वाला है, तो यानी कि सत्र अवसान यानी कि सत्रावसान, मतलब सत्र खत्म हो रहा है, तो सत्रावसान की घोषणा कौन करेगा, ये घोषणा होती है राष्ट्रपति के द्वारा। इन तीनों जो सत्र हैं तो इनका जो अवसान करेगा या इनकी जो समाप्ति होगी वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, जबकि स्थगत कौन करता है, ये लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। और विघटन कौन करेगा, मैं आपको बता चुका हूं कि राष्ट्रपति के द्वारा पीएम के यानी प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर विघटन कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये 3 चीजों के द्वारा लोकसभा की बैठक की समाप्ति हो सकती है। संसद के सत्र भी आपको हमने लगे यहाँ तो बता दिए। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीजें लिखी हुई है, पॉइंट्स हैं, वो आपको समझा दूं मैं। जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। यानी जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। अगर मंत्रिपरिषद के पास विश्वास मत नहीं है, ठीक है, और अगर मंत्रिपरिषद में से कोई भी सदस्य अगर विश्वास मत हासिल नहीं कर पाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। इसलिए कहा जाता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये आर्टिकल 75 के 3 में दिया गया है। दूसरी चीज, धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है, यानी कि धन विधेयक जो पेश किया जाता है इसके बारे में आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो धन विधेयक है उस पर जो अंतिम निर्णय लेना होता है वो लोकसभा को ही लेना होता है। राज्यसभा इस पर सिर्फ सुझाव दे सकती है, लोकसभा मानने को तैयार नहीं है तो नहीं मानेगी, और लोकसभा सिर्फ 14 दिन तक अपने पास धन विधेयक को रोक सकती है। इससे अधिक अगर रोकती है तो स्वतः राज्यसभा से इसको पारित मान लिया जाएगा और अंतिम निर्णय लोकसभा को ही लेना होगा, ठीक है। और अगला है अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में। ये लोकसभा की शक्तियां भी आपको बता रहे हैं, लोकसभा के क्षेत्राधिकार भी हैं, शक्तियां भी हैं, या लोकसभा के अधिकार भी हैं। जो अविश्वास प्रस्ताव है वो केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, और अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों की अनुमति आवश्यक है, यानी कि सहमति होनी चाहिए कम से कम 50 सदस्यों की। और इसको पारित करने के लिए या पारित कराने के लिए लोकसभा का जो बहुमत है उस बहुमत से प्रस्ताव को पारित करना चाहिए। अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है यानी कि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो फिर क्या होगा, सरकार गिर जाती है या लोकसभा भंग हो जाती है। और एक दिन में, बहुत ही अंतिम पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, एक दिन में तारांकित प्रश्नों की संख्या 20 होती है, यानी कि लोकसभा में एक दिन में 20 तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको बताएं, 2 प्रकार के होते हैं। मूलतः होते तो कई प्रकार के हैं, लेकिन मूलतः 2 प्रकार के तारांकित और अतारांकित प्रश्न होते हैं। तारांकित प्रश्न वो होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बनाए जाते हैं और उनका जवाब जो पूछता है उनका जवाब वो है मौखिक रूप से संसद में चाहता है। और ऐसे प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अनुपूरक मतलब क्रॉस क्वेश्चन भी, मतलब कि जो है प्रश्न पर प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जबकि अतारांकित प्रश्न वो होते हैं जिनका जवाब पूछने वाला व्यक्ति मौखिक नहीं बल्कि लिखित रूप से चाहता है और उस पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, और वो थोड़े कम महत्व के मुद्दों पर प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो जो तारांकित प्रश्न है लोकसभा में अधिकतम कितने, एक दिन में 20 तारांकित प्रश्नों को पूछा जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की लोकसभा जो हमने आपको बताई विस्तार से, प्री और मेंस के लिहाज से कितनी जरूरी है, ठीक है।
मुझे उम्मीद है कि आपने पूरा नोट्स बना लिया होगा, मैंने जो जो बोला है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिए, या किसी बुक से अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी मैंने मैक्सिमम चीजों को, लगभग सारी चीजों को बता दिया है कि जहां जहां से प्रश्न आपके आने वाले हैं। चलिए मिलता हूं अगले वीडियो में, नमस्कार।